बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, पाकिस्तान की तकदीर का फैसला होने वाला है। कुछ ही घंटों बाद एक इंतहाई अहम इजलास होने जा रहा है। तहरीक दम-ए-एतमाद वोट होगा, नहीं होगा, क्या हिकमत अमली है। कप्तान ने एक दो इंटरव्यूज़ के अंदर बता दिया कि पहले उन्होंने जो अपने तमाम अरकान को कहा था कि पार्लियामेंट नहीं पहुंचना, अब कहा गया कि पहुंचो। और फिर इस हवाले से एक इशाया भी दिया गया और उसमें 140 की फिगर जो है वो कोट की गई है हुकूमती ज़राए से कि तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है राय साहब। और पाकिस्तान की कौम जो है इस वक्त उस दौर से गुजर रही है जब उन्होंने फैसला करना है कि वो किसके साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, अपोजिशन के साथ खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं। चूँकि ये डिसाइसिव मूवमेंट है पाकिस्तान की तारीख़ में। और मैंने हमेशा राय साहब ये बात कही है कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं जब मरूसियत की एक लकीर खींची जा रही है। वो भी मरूसियत जो सियासत है वहाँ पर भी यही हालात है कि एक ट्रांजिशन का अमल जो है हमें नज़र आता है। पाकिस्तान के इदारों के अंदर भी हमें एक ट्रांजिशन नज़र आ रही है। और फिर दूसरी तरफ अब कौम जो है ये भी एक ट्रांजिशन से गुजर रही है जिससे फैसला करना है कि उन्हें किस किस्म का पाकिस्तान चाहिए। उन्हें वो पाकिस्तान चाहिए जहाँ पे करप्शन हो, जहाँ पे हुक्मरान जो मुल्क के बनने जा रहे हैं और जो वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं। और कल अगर तहरीक दम-ए-एतमाद कामयाब होती है तो अगला स्टेप यही होगा। हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी को राय साहब लोग रोक कर पूछेंगे कि तुम्हारा ताल्लुक उस मुल्क से है जिसका वज़ीर-ए-आज़म मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में है और ज़मानत पर रहा है। और फिर उस सूबे का जो वज़ीर आला है उस पर भी यही इल्ज़ाम है। इन लोगों ने एक ऐसा बयानिया घड़ा और झूठ की फैक्ट्री हमें हर तरफ नज़र आती है। और राय साहब इस डिटाई के साथ ये झूठ बोलते हैं कि हमें नेशनल क्राइम एजेंसी ने क्लीन चिट दे दी, हम अदालतों से बरतानिया की हमें क्लीन चिट मिल गई। ऐसा कहीं पे कुछ नहीं हुआ और हकाइक से हट के कौम के सामने बयानिया रखा गया। अब सिचुएशन राय साहब क्या है, पार्लियामेंट के अंदर क्या होगा, इस पर भी आप रोशनी डालें। और इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है, कितनी पुलिस की नफरी को बुला लिया गया है, एफसी वहाँ पे मौजूद है, 144। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक कैंपेन बड़ी मुनज़्ज़म चलाई जा रही है कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर शाहिद तशद्दुद होगा, मार धाड़ होगी। और फिर जवेद लतीफ़ साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि जनाब मेरे पास इतलात मौजूद हैं और इन्होंने प्लान बनाया कि किसी की जान भी जा सकती है। पता नहीं वो क्या बोल रहे थे, किस कैफियत में बैठे थे टेलीविज़न चैनल के ऊपर आकर और किस किस्म की वो सियासत कर रहे हैं। आपको लगता है राय साहब कि गेम बहुत लेट हो गई, देर हो गई, खान साहब के पास अब कुछ नहीं है, या इट इज़ जस्ट द बिगनिंग और अब जो है वो मुकाबला भी होगा, सड़कों पे भी होगा, ऐवानों में भी होगा और ये मुकाबला इलेक्शन में भी होगा। और फिर इसका भी जवाब दीजिएगा, पाकिस्तान को सूट क्या करता रहा है साहब। मैं तो कह के थक गया कि इलेक्शन करवाए जाएं, फौरी करवाए जाएं और हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो तमाम लोग जो मुत्तहिदा अपोजिशन में इस वक्त बैठे हैं वो करेंगे क्या। वो उन तमाम कवानीन को जो कानून पास करवाए गए उनको अंडू करेंगे और इसमें सबसे नंबर 1 जो इनका टारगेट होगा नैब और फिर उसके बाद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट का हक है और फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए जो इलेक्शन कराने की बात हो रही थी जिसपे हमें इलेक्शन कमीशन भी पार्टी नज़र आया और फिर ये लोग भी नज़र आए। जी राय साहब, क्या हो रहा है इस वक्त शहर इक़्तिदार के अंदर और इस वक्त की क्या सूरत हाल है, अगर इसका हम बगौर जायज़ा लें शहर में क्या हो रहा है सर? देखें हाशमी साहब, पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है वो भी बताते हैं अपने व्यूअर्स को। और इससे पहले एक इंतहाई अहम शख्सियत ने जो वार्निंग दी है, जिस तरीके से ख़बरदार किया है, वो भी मामला बहुत अहम है क्योंकि यही शख्सियत जो है ये आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके बहुत करीब रही है और इस्टेब्लिशमेंट की पल्स पर इस शख्सियत का बड़ा हाथ भी रहा है। फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के भी बड़े करीब रही है और बहुत एग्रेसिवली इसी शख्सियत ने पैगाम रसानी की है, यानी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने पिछले 36 घंटे में आप ये कह लें कि शटल कॉक की तरह शेख रशीद इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान घूमते रहे हैं।
सिविल हलकों के पैगामात इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचाते रहे हैं और फिर इस्टेब्लिशमेंट के पैगामात सिविल हलकों तक यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक पहुंचाते रहे हैं। क्योंकि एक मामले पर तो डेडलॉक पैदा हो गया था और वो डेडलॉक इस बात पर था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सामने टेबल के ऊपर जो 3 ऑप्शंस रखे गए थे, जिनमें से एक ऑप्शन ये था कि आप इस्तीफ़ा दे दें, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग से पहले मैं इस्तीफ़ा दे दूं। मैंने हारना नहीं सीखा और हार मानना नहीं सीखा। हारता वो है जो हार मान जाता है। तो एक तो वो ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये था कि ठीक है, आप तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करना चाहते हैं, आप करें। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं मुकाबला करूंगा और आखिरी गेंद तक मुकाबला करूंगा। अब इस दौरान भी जहां से ये ऑप्शंस आ रहे थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास उसके जवाबी ऑप्शन भी मौजूद थे। लामहदूद आइनी अख्तियारात हैं किसी भी प्राइम मिनिस्टर के पास, नई तकर्रियों के लिए भी, और आप ये कह सकते हैं कि किसी को एक्सटेंशन देने के लिए भी, और अगर चाहें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो अहम तरीन ओहदों पर नई तकर्री भी कर सकते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने अपने वो वाले जो ऑप्शंस हैं उनको इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं समझा, ताकि मुल्क के अंदर कोई अफरा तफरी पैदा ना हो, कोई मार्शल लॉ जैसा हादसा ना हो जाए, या कोई इंतशार ना हो, या फौज तकसीम ना हो जाए। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस इंतहाई नाजुक मौके के ऊपर भी आप ये कह सकते हैं कि एक लीडर के तौर पर एक्ट किया और उस किस्म का हसास जो आप कह सकते हैं कि फैसला नहीं किया। वरना मियां नवाज शरीफ ने तो अपने इक़्तिदार में वापस आने के लिए किस तरीके से फ़ौज के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाए थे और जनरल बाजवा के मुतल्लिक कहा था कि आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलाऊंगा जब दोबारा नून लीग हुकूमत में आएगी। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास तीसरा टेबल पर जो ऑप्शन था जो उनके लिए एक्सेप्टेबल था, वो था अर्ली इलेक्शन का, कि ठीक है मैं अर्ली इलेक्शन कॉल कर दूंगा हंगामी तौर पर, अगर तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली जाए, जो कि एक फॉरेन स्पॉन्सर्ड तहरीक अदम एतमाद है। अब तो ये ओपन सीक्रेट है, यानी अब सबको पता है कि ये कहाँ से आई है तहरीक अदम एतमाद और फिर जिस तरीके की हॉर्स ट्रेडिंग हुई। लेकिन चूंकि अपोजिशन ने वो अर्ली इलेक्शन वाला फार्मूला भी नहीं माना और ये कहा कि हम तहरीक अदम एतमाद वापस नहीं लेंगे ताकि हम वो सारी इंतखाबी इस्लाहात रिवर्स कर सकें, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मशवरा तो ये दिया गया था कि आप आर्टिकल 6 के तहत, वज़ीर दाखिला शेख रशीद गए थे प्राइम मिनिस्टर के पास और कहा कि आर्टिकल 6 के तहत इनके खिलाफ मुकदमात कायम करने के लिए फवाद चौधरी, जिन्होंने वजारत कानून का संभाला है अब कलमदान, कि आप उनको कहें कि हमें एक समरी भेजें कि इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमात हम दर्ज कर रहे हैं और मैं इनकी जमातों को कलअदम करार देने की समरी मंजूर कर लूँगा, यानी नून लीग को, पीपल्स पार्टी को और JUI को। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह तजवीज़ भी नहीं मानी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये खदशा था कि इससे भी मुल्क में एक तकसीम पैदा हो जाएगी, एक इंतशार पैदा हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इंतशार से बचने के लिए ये काम किया। फिर कुछ लोग ये जो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तशद्दुद की कोई कॉल दे दी है और ये कहा है कि पार्लियामेंट के ऊपर हमला कर दें, मतलब झूठ की भी कोई हद होती है। आप निकाल कर देख लें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कम से कम 5 मरतबा ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि पुरअमन एहतजाज करें, अमलाक को नुकसान ना पहुँचाएँ, किसी भी सूरत आपका एहतजाज पुरतशद्दुद सूरत अख्तियार नहीं करना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के डायरेक्टिव थे। अब आ जाएं पार्लियामेंट की जानिब, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक मशवरा ये भी दिया गया कि आर्टिकल 94 है, आर्टिकल 94 के तहत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी हो जाती है तो तब भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वज़ीर आज़म रह सकते हैं। आर्टिकल 94 के तहत निगरान वज़ीर आज़म वो रह सकते हैं उस वक्त तक के जब तक नए प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब ना हो जाए, और नए प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब स्पीकर और सदर मिलकर इल्तवा में भी डाल सकते हैं। यानी नए प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब कैसे होना है? कौमी असम्बली से होना है। तो अगर कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी हो जाए या ऐवान सदर से कोई ऐसी एडवाइस आ जाए
तो उसके बाद ये नए प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब भी कुछ अरसे के लिए इल्तवा में जा सकता है। इसलिए एक मशवरा ये भी दिया गया था कि आर्टिकल 94 के तहत इमरान खान ही निगरान वज़ीर आज़म रहे। फिर एक ऑप्शन अब इस पर भी गौर किया जा रहा है कि कोई 155 का फिगर रह गया है इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास, जो मुनहरिफ अरकान हैं, फिर जो इत्तेहादी चले गए, 4 चले गए बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, तारिक बशीर चीमा चले गए, काफ लीग के अंदर से MQM के 7 अरकान चले गए। तो कुल मिलाकर अब 155 अरकान हैं, जिनमें से 140 अरकान प्राइम मिनिस्टर ने जो इशाया दिया था वहाँ पर मौजूद थे। और उन्होंने कहा कि यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि गेम चेंज हो सकती है, क्योंकि कुछ मुनहरिफ अरकान ने हमसे रब्ता भी किया है। तो 2 फैसले किए गए। पहले तो ये फैसला किया गया था कि पार्लियामेंट में तहरीक इंसाफ का कोई भी रुकने कौमी असम्बली नहीं जाएगा। ये फैसला उस वक्त किया गया था जब अपोजिशन के पास नंबर पूरे नहीं थे, ताकि अगर कोई रुकने कौमी असम्बली वोट डाले तहरीक अदम एतमाद के हक़ में तो पता चल जाए कि ये कौमी असम्बली जा रहा है। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को चूँकि पता है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो गई है और इत्तेहादी भी टूटे हैं, तो अब फैसले 2 किए गए। एक फ़ैसला तो ये किया गया कि तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो जाएंगे कौमी असम्बली में और वहाँ डट कर खड़े होंगे और मुकाबला करेंगे तहरीक अदम एतमाद का। तहरीक अदम एतमाद के लिए जो वोटिंग होनी है, यानी 2 लॉबीज़ के अंदर जो अरकान कौमी असम्बली तकसीम होंगे, तो तहरीक इंसाफ के जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो जाएंगे। और इस तरह की इतलात भी हैं कि हो सकता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी जाएं पार्लियामेंट। एक दूसरा इस ऑप्शन पर गौर हो रहा है कि अगर ये हुकूमत बनाते हैं तो फिर अरकान पार्लियामेंट जो हैं, अरकान कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ के, ये इज्तिमाई इस्तीफ़े दे दें। यानी अगर ये इस्तीफ़े दे दें और 155 अरकान हैं ये, तो 155 नशिस्तों पर इलेक्शन करवाना, ज़िमनी इलेक्शन करवाना आसान नहीं होगा। यानी जो हरबा अपोजिशन इस्तेमाल करना चाहती थी हुकूमत के ख़िलाफ़, अब अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर PTI यही हरबा अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे। तो एक ऑप्शन जो है ये भी, इस पर भी गौर किया जा रहा है। और फिर राय साहब, आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दें कि अगर 142 के करीब लोग इस्तीफा दे दें अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर, तो क्या फिर भी वज़ीर आज़म अपनी सीट पर उस वक्त तक बतौर निगरान काम कर सकते हैं कि नहीं? ऐसी सूरत मौजूद नहीं है। देखें, वो तो जब तक प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब नहीं होता, नए प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब नहीं होता, तब तक कर सकते हैं, तब तक तो कर ही सकते हैं, तब तक तो कर ही सकते हैं। ठीक हो। तो एक आईनी बहरान तो पैदा हो सकता है, या आप नए इलेक्शन के लिए एक दबाव तो डाला जा सकता है अगर ये 150-55 अरकान इस्तीफ़ा दे दें। इसी तरह पंजाब असम्बली में अगर चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला ना बन पाए, अगर हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बनते हैं, तो वहाँ भी अगर ये एक्सरसाइज की जाए और 185-86 अरकान हैं तहरीक इंसाफ के, अपने 186 186 का फिगर है, जिसमें से तरीन ग्रुप के बहुत से अरकान हैं जो PTI के टिकट पर मुंतखब हुए थे। तो अगर उनको निकाल भी दिया जाए तो तकरीबन 160 से 170 अरकान कौमी असम्बली, अरकान सूबाई असम्बली, अरकान पंजाब असम्बली PTI के, वो पंजाब असम्बली से इस्तीफ़ा दे सकते हैं। यानी अगर चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब ना बन सकें, तो इसका मतलब है कि पंजाब में भी 160-70 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कराना पड़ेगा और फिर इलेक्शन आपको कराना पड़ेगा वफाक में भी। तो जब आपके कौमी इलेक्शन में, यानी वैसे ही 5 साल का आपका टेन्योर होता है, 5 साल के बाद तो इलेक्शन होने ही होते हैं, तो इसका मतलब है कि अगले 1 साल का टेन्योर मिलेगा अपोजिशन को, अगर वो पूरा अवेल करना चाहती है, इन केस अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी होती है। लेकिन इस दौरान इतने बड़े पैमाने पर ज़िमनी इलेक्शन करवाना वो कोई आसान काम नहीं होगा, तो एक आईनी बहरान तो पैदा हो सकता है। और अगर ये ज़िमनी इलेक्शन होंगे तो तहरीक इंसाफ अगर यहाँ पे ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ अपनी ये सीटें जीत जाती है, तो उसका भी बड़ा एक, आप कह सकते हैं कि मोरली बड़ा फ़ायदा होगा, उनका मोराल भी बड़ा हाई रहेगा। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस इस वक्त हैं PTI के पास जिनके ऊपर गौर किया जा रहा है। और सबसे ख़तरनाक ऑप्शन भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास मौजूद थे टेबल पर, और उनमें से एक ऑप्शन ये था कि कह दें PTI के कारकुनों को कि आप आ जाएं इस्लामाबाद और हम ये बैरूनी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे,
इतने हालात ख़राब होने थे हाशमी साहब, इतने हालात ख़राब होने थे क्योंकि गम व गुस्सा बहुत है। सबको पता है कि ये रजीम चेंज की एक साजिश है। पाकिस्तान दोबारा से ग़ुलामी के दौर में चला गया है, बिल्कुल वो अंग्रेज़ों वाला दौर वापस आ गया है। और उसी तरह यानी ये इतना एविडेंट है कि ये अमरीकी हुकूमत के कहने के ऊपर ये हुकूमत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की चेंज की जा रही है। तो इस पर लोगों को ये गुस्सा है कि हम 22 करोड़ जो अवाम हैं, क्या हमारी सिर्फ इतनी औकात है कि एक गैर मुल्क अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर को पसंद नहीं करता, चाहे इमरान खान की जगह कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता, तो उसकी मर्ज़ी से फिर नए हुक्मरान आएंगे। फिर नए हुक्मरान अगर आ रहे होते, उनका इंतखाब इस तरह का होता कि वो इमरान खान से बेहतर होते, अखलाकी तौर पर बेहतर होते, उनके ऊपर करप्शन के हवाले से उनकी साख जो है वो इमरान खान साहब से बेहतर होती, उनकी परफॉर्मेंस इमरान खान साहब से बेहतर होती, उनको पहले कभी आजमाया ना गया होता, तो ये कहा जाता कि चलें इमरान खान साहब को 3.5 साल आजमा लिया, उनको तो 30 साल आजमा लिया। 30 साल में वो पाकिस्तान को 1 इंच आगे नहीं बढ़ा सके। अगर वो पाकिस्तान का मुकदमा इमरान खान से ज़्यादा अच्छे तरीके से आलमी सतह पर लड़ सकते होते, तो फिर भी हम कहते हैं कि चलें इमरान खान को जो रिप्लेस कर रहे हैं वो इमरान खान से ज़्यादा अच्छे हैं। शहबाज शरीफ के अल्फाज हम सब ने सुन लिए। इस मुल्क के लिए वो कहते हैं कि ये मुल्क भिखारियों का मुल्क है, और जो भिखारियों का मुल्क होता है उसके पास कोई चॉइस नहीं होती, उसके पास हाँ उसके पास कोई चॉइस नहीं होती। ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं। अगर ये भिखारियों का मुल्क है तो शहबाज शरीफ साहब, ये 16 अरब रुपए की जो करप्शन से आपने शाही महलात बनाए हैं, ये कैसे बनाए हैं? अमीर हुए। ये शरीफ खानदान ने जो 40 गुना ज़्यादा अपने असासे कर लिए, ये कैसे किए हैं? ये इन भिखारियों को निचोड़ के तो आपने किए हैं। आपकी वजह से तो ये लोग भिखारी बने हैं जिनको आज आप भिखारी कह रहे हैं। और सारी एलीट क्लास को आपने तहफ़्फ़ुज़ दिया है, अपनी सारी एलीट क्लास को आपने फ़ायदे दिए हैं, और ख़ुद आपके ऊपर अदालती अहकामात के मुताबिक और तहकीकाती इदारे जो हैं, एहतसाब करने वाले इदारे, उनके मुताबिक तो आपका बाल बाल जो है वो करप्शन में लुथड़ा हुआ है। तो आप इस मुल्क की इतनी तौहीन कर रहे हैं 22 करोड़ लोगों की, आप कह रहे हैं कि ये लोग भिखारी हैं। किसके सामने भिखारी हैं? मुझे बताएं कि ये लोग तो मेहनत मजदूरी करके, अपनी नौकरियां करके, अपने कारोबार करके पैसा कमा रहे हैं। भिखारी अगर हैं तो वो तो आप लोग हैं जो गैर मुल्कों से अपने इक़्तिदार की भीख मांगते हैं, जो रियासत को ब्लैकमेल करते हैं, जो ये कहते हैं कारगिल के राज खोल देंगे मियां नवाज शरीफ, जो मरियम नवाज ये कहती हैं कि आज़ाद कश्मीर में फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत के नारे लग गए हैं, फ़ौज से आज़ादी मांग रही है आज़ाद कश्मीर की आवाम। तो इक़्तिदार की भीख कौन मांगता है? और आपकी तो हवस और भूख ख़त्म ही नहीं होती। 3 मरतबा आप लोग इक़्तिदार में रह चुके हैं, अरबों खरबों रुपए आप कमा चुके हैं इसी मुल्क से, इसी आवाम को लूट कर, और आप कहते हैं कि ये लोग भिखारी हैं, हम भिखारी हैं, ये 22 करोड़ लोग भिखारी हैं। यानी ये आप लेवल का अंदाज़ा कर लें, मेंटल लेवल का, ज़हनी सतह का अंदाज़ा कर लें कि ये मुमकिन हमारे अगले प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने इंटरनेशनल फोरम्स पर जाके हमें रिप्रेजेंट करना है, इन्होंने हमारी नुमाइंदगी करनी है, इन्होंने हमारी नुमाइंदगी करनी है। और ये भिखारी का लफ्ज़ जो बोला है, अगर ये शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए, ये भिखारी का लफ्ज़ हाशमी साहब इस कौम को, 22 करोड़ लोगों को बहुत अरसे तक हॉन्ट करेगा। आपने देखा है इंडियन मीडिया की हेडलाइंस जो शहबाज शरीफ के भिखारी वाले कमेंट्स के ऊपर चली हैं, तो ये भिखारी पाकिस्तानी कौम के नाम के साथ जुड़ जाएगा कि इनका प्राइम मिनिस्टर कहता है कि यह मेरी कौम भिखारी है, ये हमारे साथ लाका साबका लग जाएगा। तो जिनका जहन का लेवल ये है, जिनकी अपनी जहनियत गुलामाना जहनियत है, ये पाकिस्तान को आलमी सतह पर किधर लेके जाएंगे और कैसे नुमाइंदगी करेंगे? तो बहुत बदकिस्मती है, बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मती है कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत इनके हाथ से जाती है और इस बैरूनी साजिश के नतीजे में जाती है, और हमारे इदारे जो इस साजिश को रोक सकते थे, जिनका काम है बैरूनी साजिशों को रोकना, जिनके पास इंटेलिजेंस ज़राए हैं, जिनके पास पाकिस्तान में एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी है कि हम फ़ख्र से कहते हैं कि दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है,
तो इन इदारों का काम है ऐसी साजिशों को रोकना, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करना, पाकिस्तान की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ करना। क्योंकि ये अगर ऐसे ही चलता रहे कि बाहर से अगर हुक्मरान मुसल्लत किए जाएं, वो नॉमिनेट करें, तो मुझे बताएं कि अगर अमेरिका के एमा पर यह हुकूमत आ रही है तो क्या ये अमेरिकी मफादात सर्व नहीं करेंगे? क्या ये अमेरिकी मफादात को मुकद्दम नहीं रखेंगे? क्योंकि उनके एहसानात के नीचे दबे हुए हैं, उनके मफादात को सर्व करेंगे, जैसे पीपल्स पार्टी ने 2008 से 2013 के दौरान किया। जी। आज भी मैं पढ़ रहा था दोबारा से अमेरिकी सदर ओबामा की बुक, साबिक अमेरिकी सदर की, और दोबारा से मैंने देखा, उन्होंने कहा कि, वो लिखा कि आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा दिन है जिस दिन पाकिस्तान की सलामती को पामाल किया गया, कि बहुत खुशी का दिन है आज जिस दिन OBL वाला ऑपरेशन हुआ। तो एक इस किस्म के ज़हनी सतह के लोग हमारे हुक्मरान बनने वाले हैं। ना सिर्फ वो खुद हमारे हुक्मरान बनने वाले हैं, बल्कि अपने बच्चों को भी हम पर मुसल्लत करने वाले हैं। तो ये 22 करोड़ आवाम जिन इदारों की जानिब देखती है कि ये हमें तहफ़्फ़ुज़ देंगे, ये हमारी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हमारी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम पर भारत हमला करेगा, हम पर कोई गैर मुल्की कुव्वत हमला करेगी, चाहे वो हमला कोई किसी बम धमाके की सूरत हो, किसी फ़ज़ाई हमले की सूरत हो, या हमारे ख़िलाफ़ कोई इंटरनल साजिश हो, हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हो, हमारे इदारों के ख़िलाफ़ कोई साजिश हो, उस साजिश को रोकेंगे। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में इदारे न्यूट्रल हैं, इदारे खामोश हैं। तो इसका मतलब यह है कि फिर जो 22 करोड़ लोग सवाल उठा रहे हैं, उनको सवाल उठाने से तो कोई नहीं रोक सकता। ये बात तो ये नहीं है कि ये कोई 70s और 80s वाली दिहाई है, ये तो 2022 चल रहा है, और 2022 सोशल मीडिया का ज़माना है, अवेयरनेस का ज़माना है। लोगों को सब कुछ पता है कि ये क्या हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कौन से बैरूनी किरदार हैं, और कौन कौन यहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान के अंदर जो इस साजिश के ऊपर खामोश भी है, और कौन से ऐसे लोग हैं जो साजिश का हिस्सा हैं। राय साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो लाइव कॉल सेशन उनका हुआ, उसमें उससे पहले उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर नौजवानों को बाहर निकलने के लिए कहा, और वहाँ से फिर हमने देखा कराची में हलीम आदिल शेख साहब जो हैं वो तो रैलियाँ निकाल रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। बाकी शहरों में भी इसी तरह हुआ, लोग सड़कों पर आए, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। जहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चैप्टर्स मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, वो निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। क्या असर पड़ेगा? लोग निकलेंगे, कल भी निकलेंगे, और जिस तरह बयानियाँ बनाए, इस पर भी मैं चाहूँगा कि आप बात करें। और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात, के इलेक्शन आप कब होते हुए देख रहे हैं? ये बात रह गई थी, ये भी मैंने पहले आपसे सवाल भी किया, इस पर भी रोशनी डालें, क्योंकि इलेक्शन के अलावा ऐसा कोई हल हमें नज़र नहीं आता। आवाम के पास जाएं, मोमेंटम बना हुआ है, और ये मोमेंटम दोनों तरफ बना हुआ है। लोग, उनके वोटर्स भी उनको देख रहे हैं और खान साहब के वोटर्स भी देख रहे हैं, और चांसेस ये हैं कि उधर के वोटर्स इधर आ जाएंगे। देखें, पैगाम तो पहुंचाया गया इस्टेब्लिशमेंट को शेख रशीद के ज़रिए कि आप अर्ली इलेक्शन के लिए अपना किरदार अदा करें, क्योंकि इस वक्त अपोजिशन बड़ी खौफजदा है। अपोजिशन को पता है कि इस वक्त जो अवामी मोमेंटम है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ है। अपोजिशन को पता है कि जिस घिनौनी साजिश के ज़रिए हम इक़्तिदार में आ रहे हैं, इसको अवाम ने सख्त नापसंद किया है। सिर्फ ये नहीं कि PTI के लोगों ने नापसंद किया है, सारे लोग बाशऊर हैं, सबको पता है कि अगर अमेरिका के ज़रिए ये हुक्मरान बनाए जा रहे हैं तो फिर तो इस आवाम के मफाद और इस पाकिस्तान के मफाद को मद्देनज़र ये कभी भी नहीं रखेंगे। तो लोगों के अंदर एक सेंटिमेंट है जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ है, और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में 2018 से भी ज़्यादा इजाफा हो गया है। ये जो कॉन्स्पिरेसी की गई है, अगर तहरीक इंसाफ 2023 के इलेक्शन में जाती 5 साल के बाद, तो जितनी मकबूलियत इस वक्त तहरीक इंसाफ को मिल गई है, इतनी मकबूलियत 1 साल के बाद यानी 2023 में भी तहरीक इंसाफ के पास ना होती। तो इसलिए अपोजिशन बड़ी खौफजदा है कि फ़ौरन इलेक्शन ना करवाएं। इसी वजह से अपोजिशन ने यह फार्मूला कबूल नहीं किया। अब अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है, वरना मियां नवाज शरीफ पहले कहते थे जल्दी जल्दी इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन होगा तो हम तमाम जमातों के साथ मिलकर तहरीक इंसाफ को
महदूद करेंगे 30-40 सीटों तक, 2/3 अक्सरियत बनाएंगे तमाम जमातों के साथ मिलकर, यानी पीपल्स पार्टी, JUI, ANP, कौम परस्त जमातें, मैंगल और आपकी जो दीगर जमातें हैं छोटी ANP वगैरह, और मेरी नाअहली का खात्मा करवाएंगे हम 2/3 अक्सरियत से। लेकिन अब ये जो सूरत हाल बदली है, इसमें मुस्लिम लीग नून का स्टांस चेंज हो गया है। जो ये कहते थे कि हम अर्ली इलेक्शन कराएं, फ़ौरन इलेक्शन करवाएं, अब उनको पता चल गया है कि जो अवाम है उनमें हमारे लिए बड़ी नफरत पैदा हो गई है और इमरान खान के लिए हमदर्दी पैदा हो गई है। एक तो जो PTI का सपोर्टर है, एक आम पाकिस्तानी जो कि सियासत के साथ बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता था, वो भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का सपोर्टर बन गया, हमायती बन गया है। तो एक वेव है जो इमरान खान के साथ है, और अगर इलेक्शन हो जाएं तो इस सुनामी में ये अपोजिशन की पूरी इलेक्शन की तैयारियां बह जाएंगी। तो इस वजह से अब अपोजिशन फ़ौरन इंतखाब नहीं कराएगी। अपोजिशन क्या करेगी कि तमाम इदारों को अपने साथ में लाएगी, इलेक्शन कमीशन के ऊपर इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगी, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोट का हक था उसको ख़त्म करेगी, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए कानून साजी हुई थी जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन पहले ही पार्टी बना हुआ था ऑपोजिशन के साथ, वो कानून साजी ख़त्म होगी, तकर्रुर तबादले होंगे अपनी मर्जी के, पूरी मशीनरी जो है सूबों में उनको तब्दील किया जाएगा। PTI के वो कैंडिडेट्स और वो रहनुमा जो अपने अपने हलकों में जीत सकते हैं, जो तगड़े लोग हैं, उनके खिलाफ मुकदमे बनेंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की किरदार कुशी होगी, खातून अव्वल बुशरा बीबी साहिबा की आप कह लें किरदार कुशी की जाएगी, और उसके बाद एक मफलूज करके PTI को अगले इलेक्शन में धकेला जाएगा कि अब आप आएँ, हम सब के साथ मुकाबला करें। तो ये है घिनौना प्लान इस वक्त अपोजिशन का। इसी वजह से अगर इतने गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम कर रही है अपोजिशन, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इसी वजह से मशवरे दिए गए थे कि आप भी फिर सियासत ही करें, फिर सियासत जिस तरह से की जाती है आप भी छोड़ें, असूल ज़ाब्ते आप भी उसी तरह करें। यहाँ तक कि शेख रशीद ने कहा था कि सिंध में आप लगाएं गवर्नर राज और एमरजेंसी भी आप लगाएं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये तासुर नहीं दिया कि मैं अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए इस मुल्क के मफादात को कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। इसलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस किस्म के इक़दाम नहीं किए। बिल्कुल ठीक है साहब। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। मुल्क के लिए ज़रूरी है कि जल्द से जल्द इलेक्शन में जाया जाए। कौम ने अपना फैसला सुना दिया KP के अंदर, और अब अपना कौम फैसला सुनाएगी कि वो किस किस्म की हुकूमत चाहती है। मुझे और राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान।